अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेक पिटी बाय बर्नार्ड मेलमोंट। और ये बीए के सिलेबस का हिस्सा है। शॉर्ट स्टोरीज़ में हम पढ़ते हैं। ये पोइम बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह नहीं है, ये बहुत ही मज़े की है। और बुनियादी तौर पर इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है ना, जो ऑथर है उनकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही डिपिक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इनका पर्सनल हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। बर्नार्ड मेलमोंट जो हैं वो 1914 में न्यूयॉर्क ब्रुकलिन अमेरिका में पैदा हुए। ठीक है, ये एक जू थे, ठीक है, एक यहूदी थे। जूइश फैमिली से इनका ताल्लुक था और इनकी फैमिली जो है यानी 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ना रशिया से इमिग्रेट हो करके अमेरिका आई थी। तो आपको पता है कि किस तरह का सलूक यहूदियों के साथ इस इरा में होता आया है। ठीक है, 1940 से 1986 तो इनका लाइफ स्पैन है। और इस दौरान दो बड़ी जंग अज़ीम 1 और जंग अज़ीम 2 दोनों हुई। और दूसरी जंग में आपको पता है कि हिटलर ने यहूदियों के साथ कैसा सलूक किया था, तो इनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और ये अमेरिका आ गए थे, यानी कि इनकी फैमिली, तो ये जाहिर है इनके साथ तो वो सलूक नहीं हुआ, लेकिन इनकी बरादरी के साथ जो सलूक हुआ। और इनकी जो फैमिली थी बुनियादी तौर पर, वो भी जब न्यूयॉर्क ये अमेरिका में आई थी इमिग्रेट करके, तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने अपना ग्रॉसरी स्टोर बनाया था जहाँ पर वो दिन रात काम करते थे। ठीक है, ये यिडिश थिएटर में चले गए, वहाँ पर जाकर के इनको शॉर्ट स्टोरीज़ और लिटरेचर और इन चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। और उसके बाद ये जो है एक लिटरेरी पर्सन बन गए। ठीक है, अच्छा, यिडिश एक ज़ुबान है जो कि बुनियादी तौर पर यहूदियों के साथ ही एसोसिएट की जाती है, कह लेंगे उनकी ज़ुबान मानी जाती है। तो यानी इनको अपनी रूट्स का भी उससे भी नहीं हट पाए, और ज़ाहिर है इनका इंटरेस्ट भी शॉर्ट स्टोरीज़ में पैदा हो गया। तो अब बुनियादी तौर पर जो हम ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, टेक पिटी, ये 1956 में इन्होंने लिखी थी अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम था द मैजिक बैरल, जो कि 1958 में फिर शाया हुई थी। ये स्टोरी 56 में लिखी गई थी। तो जैसे कि अब स्टोरी के इस कॉन्टेक्स्ट को ये आप समझ लें कि वर्ल्ड वॉर 2 अभी ताज़ा गुजरी, 10 साल को ज़्यादा अरसा नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर स्टोरी के अंदर भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि एक जूइश फैमिली है और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। सेटिंग जो है इसकी वो तो अमेरिका है। ठीक है, और टाइम जो है ना ये 1930 के राउंड अबाउट का हमें दिखाया गया है। हमें प्रॉपरली ऑथर ने नहीं बताया कि वो किस टाइम में स्टोरी जो है एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाँ, अमेरिका में उस टाइम रिसेशन चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली 1930 में आया था। और इसमें एक फैमिली दिखाई है जो कि पोलैंड से भाग करके अमेरिका आई है, क्योंकि यहूदियों को मारा जा रहा है और उसके सारे रिलेटिव्स को उस फैमिली के मार दिया गया है। तो हमें ये भी पता चलता है कि 1930, 1940, 1945 इनके इन बिटवीन का ही टाइम है, क्योंकि 45 में तो हिटलर मारा, यानी उसकी वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया था उसका सारा रोब दबदबा, और तकरीबन उसी टाइम उसने खुदकुशी भी कर ली थी उसी दौरान। तो ये हमें टाइम पीरियड पता चल जाता है। अब कैरेक्टर्स को फौरी देख लेते हैं कि इसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, वो समझ लेते हैं, और फिर प्लॉट तो बहुत ही ईजी है, वो बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहला कैरेक्टर जो है रोजन है। रोजन बुनियादी तौर पे एक अमेरिकन है, अमेरिका में ही रहता है। ये मिडिल एज पर्सन है। ठीक है, ये एक्स कॉफ़ी सेल्स पर्सन था। ठीक है, और ये वो इंसान है जिसका थ्रू आउट द स्टोरी रोल हमें देखने को मिलेगा। और ये दिल का बड़ा सच्चा और बड़ा मेहनती और अच्छा इंसान दिखाया गया है। ठीक है, ही इज़ द हीरो ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। एक्सल वो पॉलिश रेफ्यूजी है जो कि पोलैंड से आया है और अब यहाँ पर अमेरिका में अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बुनियादी तौर पे ये बड़ी मेहनत करता है, बड़ी तगोदो करता है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता और ऑल ऑफ सडन ये हार्ट अटैक से मर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में इसकी ज़िंदगी गुजरती है। तो ये इसका कैरेक्टर है। शुरू में ही हमें बता दिया जाता है कि ये मर चुका है। ईवा है, ईवा इस पॉलिश रेफ्यूजी की वाइफ है, जो कि 38 साल इसकी उम्र है, और इसकी 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 3 साल की है। वो इतने मेजर कैरेक्टर्स में शामिल नहीं है, बस ये दिखाया गया कि इनकी 2 बेटियां हैं। और अब जो एक्सल है वो तो मर चुका है, लेकिन ईवा के कैरेक्टर्स लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड है, यानी इसको अपनी अना पर कुर्बानी जाए, मतलब ये नहीं कर सकती। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हार्ड वर्किंग और करेजियस, और इस हद तक करेजियस और जिसे आप कह लें कि आइडियलिस्टिक है कि किसी की हेल्प लेना पसंद ही नहीं करती। और स्टबन हद तक ये जो है ना इसके अंदर
सेल्फ इस्टीम है, जिसको स्टबन हद तक आप कह सकते हैं, जिद करती है मैंने नहीं हेल्प लेनी, कोई इसकी हेल्प करना भी चाहे तो वो हेल्प कर ही नहीं सकता। फेगा एंड सरेल इसकी बेटियों के नाम हैं, जो कि 5 साल और 3 साल रिस्पेक्टिवली इनकी एजेस हैं, दोनों बेटियां हैं। डेविडोव एक सेंसर टेकर है, यानी ये रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करता है। इसका ये कौन है, इसका स्टोरी के अंदर क्या रोल है, ये जब स्टोरी स्टार्ट होगी मैं तब आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन अगर कर दिया तो सारी स्टोरी स्पॉइलर अलर्ट बन जाएगी, सारा कुछ आपको इधर ही बताना पड़ जाएगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्टोरी जो है वो उसकी टेक्निक फ्लैशबैक है, यानी आपको पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स नहीं दिखाए जा रहे, आपको अगला दौर पहले दिखा करके फ्लैशबैक में सारा कुछ दिखाया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर डेविडोव जो है ये एक सेंसर टेकर है, रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है। रोजन जो कि एक्स सेल्स पर्सन है उसके घर बैठा हुआ है, और रोजन ने जो है इस टाइम खुदकुशी करने की कोशिश की है और वो बच गया है, और ये अब उससे मालूमात इकट्ठा कर रहा है कि भाई क्या ऐसा हुआ कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। अच्छा, जब ये सवाल किया जाता है उससे तो वो अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है, जो कि अब सारा फ्लैशबैक चलेगा, वही स्टोरी है बुनियादी तौर पर। ये सीन के बाद अब स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, तो अब वो स्टोरी देख लेते हैं। अच्छा, रोजन बताता है कि एक पॉलिश इमिग्रेंट था जिसका नाम एक्सेल था, वो पोलैंड से, क्योंकि उसकी फैमिली यहूदी थी सारी, वो भी यहूदी था, उसकी फैमिली को मार दिया गया, तो वो बचता बचाता अमेरिका आ जाता है। और फिर वो बताता है कि एक्सेल बड़ा मेहनती होता है, बड़ी मेहनत करता है, वो अपना ग्रोसरी स्टोर तक खरीद लेता है और उसको चलाने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है। अच्छा, उतनी देर में जो कि रोजन है उसकी जो कंपनी है उससे वो लोन तलब करता है, तो रोजन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसकी ग्रोसरी स्टोर पे भेजा जाता है कि जाके इसका काम शाम देखो, क्या ये अहल भी है कि इसको लोन दिया जाए। अच्छा, अब जैसा कि इसकी स्टोरी का नाम ही टेक पिटी है कि हमदर्दी खाना, दूसरे बतरस खाना, अब जा करके जब ये ग्रोसरी स्टोर देखता है, उसकी लोकेलिटी, उसके ग्राउंड रियलिटीज़ को, इसको पता चल जाता है कि ये स्टोर यहाँ पे चलने वाला नहीं है। बिजनेस माइंड होता है, उसको पता है एक जगह पे एक चीज़ चल ही नहीं सकती। अब झुग्गियों में तो मैकडॉनल्ड्स नहीं चल सकता ना, केएफसी, मतलब नो ऑफेंस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा, ये वहाँ पर जाता है, एक्सेल से मिलता है। अब एक्सेल चूंकि जूइश है तो उसको हर बंदा अपने खिलाफ ही लग रहा है, ठीक है। उसको कोई अमेरिकन सलाह भी दे रहा है तो वो ये समझता है कि ये मेरा दुश्मन ही है, डिस्क्रिमिनेशन ही करेंगे। वो उसको जा करके बताता है रोजन कि देखो आपका यहाँ पे कारोबार चलने का नहीं है, आप ये ना करें, ठीक है। हाँ, मैं आप पे तरस खाता हूँ, मैं कंपनी को जाके क्लियरेंस दे दूंगा, आपको मैं लोन दिलवा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर उसको ख़राब मत कीजिएगा। आप जॉब करें, आप कोई और काम करें, लेकिन यहाँ पर आप काम ना करें, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब एक्सेल जो कि वो जाहिर है उसका एक ईवा का हस्बैंड है, वो भी ज़िद्दी ही होगा ना दोस्तों। मैंने जैसे ईवा का बताया कि वो कितनी प्राउड और इस माइंडसेट के, खैर ये नहीं मानता। अच्छा, उसी दौरान बाद में लाइफ स्पैन में इसको रियलाइजेशन होती है, ये स्विच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ग्रोसरी स्टोर फेल हो जाता है, ठीक है, और लोन सारा देने वाला भी रहता है, और ये हार्ट अटैक से ही मर जाता है, ठीक है। इसकी तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म, इस करेक्टर की तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अच्छा, अब चूँकि एक्सेल की डेथ हो चुकी है, अब सारा कुछ टेक ओवर करना है उसकी वाइफ ईवा ने, जो कि अब विडो है, 38 ईयर्स उसकी एज है। ये मैं आपको इसलिए बातें रिपीट करूँगा ताकि आपको उसकी पोजीशन का अंदाज़ा हो सके कि कितनी पतली पोजीशन है उसकी। 2 बेटियाँ भी हैं पालने वाली। अच्छा, वो कहती है मैं भी ये ग्रोसरी स्टोर चलाऊँगी, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, अब क्या होता है कि रोजन जो कि उस कंपनी के साथ भी वाबस्ता होता है और हमें दिखाया गया है कि इनका मुंसिफ है, इनका ख्याल करता है, वो आता है और वो बताता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड भी काम करके गया है, ये नहीं चलने का, तुम छोड़ दो, ये पंगे ना लो। ईवा भी कहती नहीं जी, मैं तो ये चला के छोड़ूंगी करियाने की दुकान। अच्छा, अब इंश्योरेंस मनी इसको मिली होती है, जो कि इसके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस होती है, उससे इसको पैसा मिला होता है। अब होना तो ये चाहिए कि ये उस पैसे को संभाल के रखे, कोई जॉब कर ले और बच्चों के लिए सिक्योर करे। ये ऐसा नहीं करती, ये रीस्टॉक कर देती है स्टोर को, ठीक है, स्टॉक को रीस्टॉक कर देती है, स्टोर को नया माल डाल देती है और कहती है कि अब तो स्टोर चले ही चले। अब एज रोजन सेड, उसकी फोर्सिंग कैपेसिटी इतनी होती है, उसको पता होता है यहाँ स्टोर इस लोकेलिटी में चल ही नहीं सकता, स्टोर अच्छा नहीं चलता, ये फेल हो जाती है, ठीक हो गया। तो फिर स्टोर नहीं चल रहा और बड़ी परेशान है, खाने के लाले बने हुए हैं। अब उसी कंपनी से जिसमें रोजन काम करता है, जिससे लोन एक्सेल ने भी पहले मांगा था, अब ये भी मोहतरमा उधर से ही लोन ईवा साहबा मांगती हैं कि भाई मुझे लोन दो, मेरा ग्रोसरी स्टोर है। अब कंपनी को तो पता है, रिकॉर्ड में आ चुका है, इनका हिस्ट्री का पता है कि इनसे स्टोर तो चलता नहीं है। अब
जो हमारे पास रोज़न साहिब हैं वो हीरो दिखाए गए हैं, तो उनकी हीरोइक डीड्स ही होंगी ना, वो हमदर्दी दोबारा से खाते हैं और अपनी पॉकेट से दे देते हैं इसको पैसे, और क्या यही देते हैं कि भाई ये लोन के पैसे हैं, ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, सेल्फ इस्टीम की बड़ी पक्की होती है, अदरवाइज वो पैसे ना लेती। अब जो पैसे बोरो किए हैं वो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए गए हैं ग्रोसरी स्टोर में। अच्छा, अब सूरत हाल जो है ईवा की इस कदर पतली हो गई है कि रहने को जगह नहीं है, सड़क पे बच्चियां रोल रही हैं भूखी, और उन्होंने ये तक दिखाया है कि उनकी स्केलेटन तक दिख रही है, उनकी हड्डियां दिखना शुरू हो गई, यानी फाकों तक नौबत आ गई है। अब रोज़न फिर जाता है ईवा के पास और वो कहता है कि देखो तुम स्टोर जो है ना उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, क्रेडिटर्स उसको ले लेंगे, ठीक है, तुम अपार्टमेंट है मेरे पास, वहाँ जा कर के रहना शुरू कर दो अपर पोर्शन में, और ये जो नीचे घर में खातून रहती है तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी, मैं इसे पे करूँगा, ये तुम्हें जो है उनकी केयर कर लेगी, एटलीस्ट तुम तब तक कुछ स्टेबल हो जाओ, जॉब शॉब शुरू करो, ताकि बच्चों को तुम दोबारा से संभालने वाली बन सको। अब ये नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, मैं एहसान नहीं ले सकती, अपने बच्चों को भी यही पट्टियाँ पढ़ा रही है कि एक दिन सड़क पे रोज़न जब इसकी वीडियो को देखता है बड़ा तरस खाता है और कुछ खाने के लिए देता है, तो वो बच्चियों को आगे से इसने सिखाया हुआ है कि जब कोई आपको कुछ दे तो आपने कहना है बेटे अंकल मैं रोज़े से हूँ, अंकल जी मेरा रोज़ा है। यानी इस हद तक अहमकाना हरकतें इस कैरेक्टर की, इसको आप एंटेगोनिस्ट ही, बहुत से जो हैं क्रिटिक्स ने एंटेगोनिस्ट ही कहा है कि स्टोरी में कुछ भी अच्छा होने ही नहीं दे रही है, ठीक है। ये कहती है नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर रोज़न को ये लगता है कि शायद ये ऐसा समझ रही है कि मैं इसके साथ कोई गलत रिश्ता कायम करना चाह रहा हूँ, मुझे इसके जिस्म की भूख है, तो चलो मैं इसको शादी की प्रपोजल दे देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये उसको शादी की प्रपोजल दे देता है ईवा को कि आप मेरे से शादी कर लो, आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, और शेल्टर भी मिल जाएगा, आपकी बच्चियों का भी फ्यूचर संवर जाएगा। इवन दो यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, क्या आप समझते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ये उसको गुस्सा करती है, फ्यूरियस हो जाती है और वहाँ से चल देती है कि ये तुमने क्या बात की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। उसके बाद रोज़न फिर भी इसकी हेल्प करता रहता है, तरस खाता रहता है और इसको लेटर लिखता है और इसको कहता है, मतलब एक अनजान बंदा बन करके इसको लेटर लिखता है कि आपके हस्बैंड के ना मैंने कुछ उधार पैसे देने थे, तो ये मैं कुछ पेमेंट्स किस्तों में दे रहा हूँ, ठीक है। यानी मकसद हेल्प करना है, लेकिन वो इन अंदाज से हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है और ये वैसे मेरे से हेल्प नहीं लेगी, तो बहानों से उसकी हेल्प कर रहा है, एक स्ट्रेंजर बन के लोन पे बैक कर रहा है उसके हस्बैंड का, जो कि रियलिटी नहीं है। इसके हस्बैंड तो खुद लोन लेने वालों में से है, वो किसी को लोन क्या देगा। ये हेल्प करने के लिए इस कदर आगे बढ़ जाता है कि ये कहता है कि मैं इस शहर, जिस शहर में ये लोग रहते होते, मैं इस शहर से लेटर पोस्ट नहीं करता, दूसरे शहर में जाता है, वहाँ से लेटर पोस्ट करता है, ताकि ईवा को शक ना हो कि ये कोई स्पैम ही है, धोखा ही है। हालांकि धोखा देने वाले पैसे मांगते होते हैं, देते नहीं होते। खैर ईवा इतनी तेज़ होती है, उसको पता लग जाता है कि ये कोई उसकी हेल्प ही करना चाह रहा है, तो वो पैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, रिफ्यूज़ कर देती है। यानी इतनी अक्खड़, इतनी ज़िद्दी। आखिरकार रोज़न जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी उम्र भी गुजरती जा रही होती है और उसकी मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं होती। वो जाके अपने लॉयर के साथ विल लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी गाड़ी, बंगला, पैसा, जो कुछ मेरे पास है वो ईवा और उसकी बच्चियों का होगा, ठीक है। और ये कहने के बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर देता है, यानी अपनी जान लेने की कोशिश करता है और वो बचा लिया जाता है। वो बस किस्मत होती है, वो नहीं मरता, वो बचा लिया जाता है। और अब अमेरिका में क्या होता है ना, जब कोई ऐसा कोई काम करे तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रीजंस पूछी जाती हैं, उसकी मेंटल हेल्थ, यानी ताकि वो दोबारा से दोस्तों खुदकुशी ना करे, अपनी जान ना ले सके। तो सेंसस टेकर वाला वहाँ पर आता है, यानी एक लोकल अथॉरिटी की तरफ से आप कह लें एम्प्लॉई होता है, जो जा कर के लोगों की बातें सुनता है, डाटा इकट्ठा करता है। अब ये वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि हमने स्टार्ट में भी हमने देखा, वहीं से स्टोरी में हम फ्लैशबैक में गए हैं, अब फिर से हम जो है प्रेजेंट में आ गए हैं। तो ये भी उसको सारी स्टोरी बता ही रहा होता है कि ऐसे हुआ और इसने मुझसे शादी भी नहीं की, पैसे भी लेने के लिए नहीं मान रही, ऐसे है वैसे है। और उस दौरान जो है ना ईवा को एहसास हो जाता है और वो उसके घर पर आती है रोती धोती, और वो इसके करीब आने ही लगती है। और अब रोज़न साहब जो कि इस कदर पेन से गुजरे हैं और इतना इसके पीछे फिरते रहे, वो गुस्सा करते हैं, वो थ्रैश करते हैं। सो वो कहते हैं जाओ अब अपनी बच्चियों के पास ही, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर ये शॉर्ट स्टोरी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है पिटी और प्राउड या प्राइड कह लें उसके दरमियान। यानी वो पिटी दिखाई जा रहा है, ये प्राइड के अंदर ही
अपना आप तबाह कर बैठ रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है पॉलिश और अमेरिकन कल्चर के दरमियान, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एक ज्यूइश और नॉन ज्यूइश के दरमियान, यानी मुख्तलिफ अंदाज से इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी, यानी हमारे पास जो हीरो हैं वो तो हैं रोजन, ठीक है, वो प्रोटैगनिस्ट हैं। और एंटेगनिस्ट में भी हमारे पास कोई नेगेटिव करेक्टर नहीं है बल्कि ईवा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ होने ही नहीं दे रही। प्रोटैगनिस्ट पिटी है तो एंटेगनिस्ट प्राइड है, ठीक है। इस तरह से मिल मिला करके ये खूबसूरत यूनिक स्टोरी आपके पढ़ने के लिए मिलती है। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं बता चुका हूँ कि जूइश कॉन्टेक्स्ट में ये सारा, और ये राइटर खुद भी एक जूइश थे और उनकी भी लाइफ में इसी तरह से स्ट्रगल्स थी। उनके पेरेंट्स का भी ग्रॉसरी स्टोर था जिसमें वो 16-16 घंटे काम करते थे। इसकी भी डिप्रेसिंग लाइफ थी कॉलेज तक, बाद में भी, और इसी तरह से सारी स्टोरी। यानी आप कह लें कि जो होता है ना राइटर, उसकी अपनी ज़िंदगी रिफ्लेक्ट कर रही होती है उसकी क्रिएटिविटी में, उसके आर्ट में। तो दैट वाज ऑल टुडे। ज़्यादा लंबा नहीं करना, आप लोग सो ही ना जाएं। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।